जैसा कि हमने चर्चा कर चुके हम कि हम यूरोप का एकीकरण करने में लग रहे हैं, पुनर्गठन करने में लग रहे हैं या यूरोप की रीऑर्गेनाइजेशन करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको इसके कुछ जो शॉर्ट डिटेल्स थी या शॉर्ट फॉर्म थी उनको फुल फॉर्म के रूप में आपको लिखवाया था, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या बात किस तरीके से रखनी है या किस बात को सर्वाधिक इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप का पुनर्गठन। ठीक है, जैसा कि आपको इस टॉपिक से दिख रहा है कि हमें यूरोप का पुनर्गठन करना है, तो सबसे पहले हम देखें कि यूरोप को पुनर्गठन की ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई, क्यों आवश्यकता पड़ रही है, उसको क्या ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि उसे अपना पुनर्गठन करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या नेसेसिटी आ गई है। तो जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक और उससे पहले भी फ्रांस, अमेरिका, मैं अमेरिका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया है यूरोप के पुनर्गठन में। तो जो सबसे पहली बात मैं कह रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई हैं वे सभी घटनाएं यूरोप से संबंधित रही थी। ठीक है, यूरोप में ही पीड़ित भी यूरोप में ही हैं और हमलावर राष्ट्र भी जो थे वो यूरोप में ही रह रहे थे। तो ये सबसे बड़ा विरोधाभास था या सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि जो पीड़ित और हमलावर दोनों साथ साथ रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके आपसी संबंध किस प्रकार से होंगे। अच्छे संबंध तो नहीं कहेंगे, लेकिन तनावपूर्ण संबंध इतने ज़्यादा भी तनावपूर्ण नहीं थे। वे तनावपूर्ण कब हुए, जब यूरोप की राजनीति में अमेरिका का प्रवेश हो रहा है, अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए। हालांकि उससे पहले भी विवाद रहे, लेकिन उससे पहले युद्धरत जो देश थे वे यूरोप महाद्वीप के ही थे। जापान को जर्मनी को देख लें, फ्रांस को देख लें, इटली को देख लें, ऑस्ट्रिया को देख लें, ये सब वहीं के हैं और वहीं आपस में लड़ रहे हैं। यानी इसका मतलब तब तक ये लड़ाई कैसी रह गई, एक घर की लड़ाई और आपस के सदस्यों के बीच में। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तब वहाँ पर एंट्री होती है अमेरिका की, और अमेरिका की एंट्री होने का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है रूस पर, और रूस और यूरोप इन दोनों के मध्य आपस में होता है शीत युद्ध, और उस शीत युद्ध का मैदान या उसका जो खिलौना बनता है वो बनता है यूरोप महाद्वीप के जितने भी राष्ट्र हैं वे सभी। तो इस कारण जब उन्होंने देखा कि हम यानी यूरोपीय राष्ट्र, रूस या यूएसएसआर कह दें या फिर हम कह दें पूंजीवादी अमेरिका, इन दोनों के हाथों की कठपुतलियाँ बना हुआ। एक वो समय था जब पूरे यूरोप का प्रभाव आप देख लें, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, डेनमार्क, इन सब का प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर पड़ रहा था। यानी ये राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने का काम किया। वे चाहे पूर्व से पश्चिम के राष्ट्र हों, चाहे उत्तर से दक्षिण के राष्ट्र हों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व जितने भी महाशक्ति राष्ट्र थे वे सभी यूरोप में पाए जाते थे, एक अमेरिका को छोड़कर। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिसके कारण ये महाशक्ति राष्ट्र महाशक्तियों की बजाय एक दुर्बल राष्ट्र में या दुर्बल या पराजित या दीनहीन राष्ट्रों के रूप में परिभाषित किए जाने लगे। जब इन राष्ट्रों को अपनी इस स्थिति का भान हो रहा है तब इन राष्ट्रों ने सोचा कि हमें भी किसी प्रकार से वापस एकीकृत होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ऐसा प्रयास उन्होंने किया और इस प्रयास के फलस्वरूप ही यूरोप के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी जितनी कि हमें शब्दों में सुनाई दे रही है। इस प्रक्रिया के तहत कुछ ऐसे कार्य भी थे या ऐसी कठिनाइयाँ भी थी
जो यूरोप के एकीकरण को रोकने का काम कर रही थी या उसमें बाधा साबित हो रहे थे। तो उन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए या वे कौन कौन सी ऐसी बाधाएं थी, हम उनका अध्ययन अभी करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको जो शॉर्ट फॉर्म लिखवाई थी वो तो इसके एकीकरण के चरण प्रारंभ हो रहे हैं कि किस तरह से एकीकरण हो रहा है यूरोप का। लेकिन सबसे पहले हम उसकी समस्याओं का ध्यान करें। तो आवश्यकता मैंने आपको बताई, यूरोप का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर पुनः एकीकरण किया जाना। ठीक है। यूरोप का क्यों? क्योंकि पहले से अच्छी पोजीशन में था यूरोप, आज उसकी स्थिति कैसी है? खराब हो गई। तो हम देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण यूरोपीय जो राष्ट्र हैं उनकी स्थिति खराब हो चुकी थी। यानी एक ऐसा महाद्वीप जिसके राष्ट्र हमेशा से ही विश्व की राजनीति का नेतृत्व कर रहे थे सदियों से, वे राष्ट्र जब अपनी उस पोजीशन से डाउन हुए या उनका पतन हो गया, तो उस पोजीशन को वापस प्राप्त करने के लिए या जो अमेरिका या यूएसएसआर का जो दबाव है उस दबाव को ख़त्म करने के लिए इन राष्ट्रों ने आपस में एक संगठन या आपस में एकीकरण करने का क्या किया? इरादा किया। ठीक है, इसी को ध्यान में रखेंगे। तो ये आवश्यकता थी इसकी। अब इसकी जो कारण थे, बाधाएं जो थी, उन बाधाओं को देखिए। सबसे पहली बाधा तो यही थी कि शांति समझौते जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, शांति समझौतों की अपर्याप्तता। ठीक है, ये पहली बाधा हो गई। दूसरी बाधा जो बहुत लंबे समय तक चल रही है वो है जर्मनी की स्थिति या विवाद या विभाजन। ठीक है। तीसरा कारण आया फिर बर्लिन संकट। ठीक है, इसने भी, ये सब जर्मनी भी कहाँ है? यूरोप में। बर्लिन उसकी राजधानी है, ये भी यूरोप में ही है। ठीक है। चौथा जो कारण रहा वो रहा ऑस्ट्रिया से संधि। ऑस्ट्रिया संधि। ठीक है। अगला कारण देखें आप, यूरोप की आर्थिक निर्भरता। छठा रहा, ये हम पढ़ भी चुके हैं या थोड़ी हमको इसकी जानकारी भी है, पश्चिमी यूरोप का सैनिक रूपांतरण। यानी पश्चिमी यूरोप में किसकी स्थापना हो गई? सैनिक गठबंधन की। ठीक है। तो इसके बदले में कौन आएगा? पूर्वी यूरोप आएगा। पूर्वी यूरोप का सैनिक रूपांतरण और भी हुए हैं, और भी चीज़ें ऐड हुई, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या रही वो ये रही कि उनका सैनिक जो रूपांतरण हुआ, उस रूपांतरण ने
बड़ी समस्याएं क्या कर दी, खड़ी कर दी। ठीक है, आप देखिए मेन बाधाएं हैं। इन बाधाओं ने यूरोप के एकीकरण को इतनी अच्छी तरह से लागू नहीं होने दिया, या जितना प्रभावी यूरोप का एकीकरण या जितनी शीघ्रता से वो हो सकता था, या जितनी जल्दी हो सकता था, या जितने अच्छे तरीके से उसे किया जा सकता था, उसमें ये बाधाएं, ये बाधा तो आपको पता है 89 तक रही, या हम कहते हैं 90 में जाकर इनका समाधान हुआ। प्रयास 89 से शुरू हुए 1990 में जाकर। तो आप देख सकते हैं कि इतना जो लंबा कार्यकाल रहा है, वो जो कार्य सीमा रही है या कार्य अवधि रही है, उसने कहीं से भी इसे स्पष्ट तौर पर काम करने नहीं दिया, या यूरोप को उस अवस्था तक जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्योंकि अभी और चर्चा करेंगे, चलिए देखते हैं। हालांकि आप इन विषयों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप रिवाइंड करेंगे तो आपको थोड़ा और याद रहेगा। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके कारण की चर्चा करेंगे। आप ये देख लें, बड़े आसान सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी मुश्किल भारी चीज़ें नहीं हैं। मैं एक एक करके इनको मिटाते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। देखें पहला कारण जो था शांति समझौतों की अपर्याप्तता या अपूर्णता। जैसा कि आपको पता है कि यूरोप महाद्वीप में 2 महाशक्तियों का प्रवेश हुआ। यूरोप को जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए एक मैदान के तौर पर, या युद्ध के मैदान के तौर पर, या संघर्ष के मैदान के तौर पर प्रयोग किया, और वो 2 राष्ट्र थे अमेरिका और यूएसएसआर। यानी उन्होंने यूरोप में तनाव को समाप्त होने के लिए कार्य तो नहीं किए, बल्कि उन तनावों को बढ़ाने का काम किया। और उस काम में सबसे बड़ी बाधा के रूप में आया कि शांति जो समझौते थे वह पूरे यूरोपीय राष्ट्रों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाए। यानी उन्होंने प्रयास किया, उन राष्ट्रों के आपसी मतभेदों को भुलाने का उन राष्ट्रों ने प्रयास तो किया, लेकिन उन राष्ट्रों को आगे बढ़ाने का या उनके विवाद में घी डालने का, यानी उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं अमेरिका और एक तरफ यूएसएसआर। तो वो जो शांति स्थापित हो सकती थी, वो शांति स्थापित नहीं हो रही है। यानी जिन राष्ट्रों को लेकर जिन राष्ट्रों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रारंभ होने में योगदान दिया था, उन्हीं राष्ट्रों के साथ या उन प्रमुख राष्ट्रों के साथ संधि नहीं हो पा रही है। और उस संधि नहीं होने के पीछे यूएसएसआर और अमेरिका के आपसी हितों का टकराना रहा। देखो कारण अपर्याप्त क्यों है? क्योंकि सभी पराजित राष्ट्रों के साथ संधि नहीं हो पाई। सभी पराजित राष्ट्रों के साथ संधि नहीं हुई। ठीक है, अब जब संधि नहीं होगी और वो राष्ट्र यूरोप महाद्वीप में स्थित है, अगर उन यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में संधि नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि हमेशा के लिए तनाव बना रहेगा। वो संधि क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो यूएसएसआर और अमेरिका है, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच तनाव रहा। ठीक है, इस तनाव के कारण क्या हुआ? 10 फरवरी 1947, उससे पहले हम याद कर लें प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हो गया? 1945 को। ठीक है, संधियां कब हो रही हैं? 1947 को। यानी जो बीच का जो 2 वर्ष का कार्यकाल रहा, वह कार्यकाल कैसा रहा? बेकार चला गया। या कैसा रहा? तनावपूर्ण रहा। ठीक है, और तनावपूर्ण रहने की वजह से, और तनावपूर्ण रहने का मतलब कि राष्ट्र शांति के लिए सहमत नहीं थे। कौन से राष्ट्र? ये दोनों राष्ट्र। ये चाहते थे कि ये जो शांति समझौते हों वो इन दोनों की शर्तों के आधार पर हों, कि इन दोनों को जब तक संतुष्टि नहीं हो तब तक वहाँ किसी प्रकार का समझौता पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आगे देखें आप, तो विजित जो राष्ट्र हैं, पराजित राष्ट्रों की तो बात अलग है, विजित जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के मध्य भी एकजुटता नहीं आ पा रही।
विजित जो राष्ट्र हैं यानी विजेता जो राष्ट्र हैं, विजेता जो राष्ट्र हैं, उन विजेता राष्ट्रों के मध्य भी एक मत नहीं है। एकता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जब उन विजेता राष्ट्रों में एकता नहीं है तो वे अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास नहीं करके दूसरे राष्ट्रों के संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वास्तव में सफल नहीं हो पाएगा। इसका परिणाम क्या रहा कि 10 फरवरी 1947 तक हंगरी, इटली, रोमानिया या रोमानिया जिसको कहते हैं, बुल्गारिया, ठीक है, और फिनलैंड के साथ तो शांति समझौता हो गया। ठीक है, यानी ये राष्ट्र तो शांति समझौता इन राष्ट्रों ने कर लिया, लेकिन समस्या आगे क्या आ रही है कि जो मेन आतंकवादी जो राष्ट्र, मैं नहीं कहूँगा आतंकवादी तो, लेकिन जो मेन आयोजक थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, जहाँ से विवाद शुरू हो रहे हैं, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि नहीं हो पाई है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि जब इन राष्ट्रों के साथ संधि नहीं हो पा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि जब तक जर्मनी शांत है तब तक ही जर्मनी शांत है। जर्मनी के साथ पहले भी संधि हुई थी, वर्साई की संधि हुई जर्मनी के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व अपनी पोजीशन को वापस मजबूत कर लिया और फिर उसने संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। ठीक है, अब वही जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांति समझौतों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, शांति समझौते नहीं करना चाह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वह आगे जाकर भविष्य में किस प्रकार से हमें या अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग कर सकता है, उसे खंडित कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी जो बात थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया को शामिल करने की, वे दोनों राष्ट्र शांति समझौते में शामिल नहीं हो रहे हैं, और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इन दोनों राष्ट्रों के संबंधों पर। आगे इनके संबंधों का निर्धारण होगा और इनके संबंधों को लेकर शीत युद्ध के आधार पर, इन दोनों राष्ट्रों के आधार पर यूरोप के जो महाद्वीप के जो राष्ट्र हैं उनके आपसी संबंध भी तनावपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम दूसरे कारण में। दूसरा कारण हमारा था, एक बार देख लें आप इसको, हमारा जो दूसरा कारण है उसको भी हम इसी तरह देखेंगे। आगे देखें, आप समझ गए होंगे कि शांतिपूर्ण समझौतों को भी अपना साधन बना रहे हैं अपना प्रभुत्व दर्शाने का, यानी अपनी ताकत दिखाने का माध्यम किसको बना रहे हैं, इन शांति समझौते को। यानी अगर शांति समझौते होंगे तो हमारी इच्छा से होंगे, अगर नहीं होंगे तो हम उन्हें होने ही नहीं देंगे। ऐसी मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी मानसिकता के साथ कार्य करने का परिणाम क्या हो सकता है। दबाव के साथ आप काम करना चाहते हैं, दबाव के साथ शांति लाना चाहते हैं, तो ऐसा उचित नहीं था। तो दूसरा कारण देखिए, जर्मनी संकट या जर्मनी जो विवाद है वो। अब जर्मनी ही क्यों? क्योंकि देखिए जर्मनी ही मुख्य राष्ट्र है धुरी राष्ट्रों में। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मुख्य आयोजक रहा। ठीक है, जर्मनी कौन सी विचारधारा थी? आपको पता है यहाँ पर नाजीवाद था और हिटलर था। ठीक है,
इसने संपूर्ण यूरोप के राष्ट्रों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आतंकित करने का प्रयास किया, यानी आधे रूस तक पहुंच गया, ब्रिटेन को धमकाने का काम कर रहा है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, सब जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र थे, फ्रांस, उन सबको आतंकित कर रहा है, पराजित कर रहा है, उनको अपने क्षेत्र में मिला रहा है, यानी अपना भौगोलिक विस्तार कर रहा है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र के साथ जब संधि नहीं हो पा रही है तो इसका फर्क क्या पड़ रहा है, आगे देखो। पोस्टडम जो समझौता है, शांति समझौता नहीं मान लें आप इसको, कब हुआ, 1945। ठीक है, इसको समझे आप। पोस्टडम समझौता के अंतर्गत 1945 में जर्मनी के 4 भाग कर दिए गए हैं। ठीक है, जर्मनी के 4 भाग करने के बाद उसके हर भाग का मालिक अलग अलग राष्ट्र को बना दिया गया। उनमें से 3 राष्ट्र तो यूरोप के ही हैं और जर्मनी भी यूरोप में ही है, और एक भाग का मुखिया बना दिया गया है अमेरिका को, यानी एक भाग का मुखिया अमेरिका, दूसरे भाग का मुखिया ब्रिटेन, तीसरे भाग का मुखिया फ्रांस और चौथे भाग का मुखिया बना दिया गया यूएसएसआर को। ठीक है, 4 भाग हुए जर्मनी के, और उन 4 भागों के मुखिया कौन कौन है, यूएसए, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जहां ब्रिटेन के ऊपर वर्साई की संधि लागू कर दी गई थी, उसका किसी तरह का कोई डिवाइडेशन नहीं था। संधि की शर्तें इतनी कठिन थी, कठोर थी कि उसने जर्मनी को पूरी तरह से आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक स्तर पर क्या कर दिया, पीछे कर दिया, पिछड़ गया वो राष्ट्र। अब यहाँ पर तो क्या कर दिया गया, उसके 4 भाग कर दिए गए। अब यहाँ क्या राजनीति चल रही है कि उन लोगों ने 4 भाग कर दिए, 4 भाग करने के बाद बर्लिन को भी 4 भागों में बांट लिया, अपने अपने पोर्शन को वो लेकर बैठ गए। कोशिश तो ये थी कि ये चारों राष्ट्र मिलकर जर्मनी और बर्लिन के प्रशासन को बड़े अच्छे से चलाने का प्रयास करेंगे, यानी जो प्रशासनिक जो समस्याएं हैं उन प्रशासनिक समस्याओं को का समाधान करेंगे, बर्लिन को एक नाजीवाद की जो सोच है उससे मुक्ति दिलाएंगे, जर्मन को अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार कर पाएंगे। इस मानसिकता के साथ डिवाइडेशन किया गया था, और डिवाइडेशन करने के बाद 4 अलग अलग उसके मुखिया बनाए गए थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि ये चारों खुद ही आपस में क्या करने लग गए हैं, विवाद करने लग गए। अब विवाद हुए तो आप देखिए, यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन, इन तीनों ने तो अपना एक संघ बना लिया या अपना एक ग्रुप बना लिया, और वह ग्रुप बन गया पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, और यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर ने बना लिया अपना पूर्वी जर्मनी। किसकी प्रतिक्रिया में, इसकी प्रतिक्रिया में। ठीक है, अब जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी हो चुके हैं तो यहाँ पर किसी तरह की एकता की कोई कोशिश नहीं होगी, किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसी का नतीजा रहा कि आगे जर्मनी 1989 और 1990 तक यूरोप की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा, या तनाव का केंद्र बिंदु बना रहा। अब यहाँ पर देखिए आप, इन्होंने क्या किया फिर यहाँ पर इन्होंने 21 सितंबर, ऐसे लिख दूँ आपको ध्यान रहे, 21 सितंबर 1949, ठीक है, 1949 को इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जर्मन संघीय गणराज्य की स्थापना कर ली अपने इलाके में। यानी ये राजनीतिक आधार पर क्या हो गया, इसका डिवाइडेशन कर दिया गया, राजनीतिक आधार पर इसका विभाजन हो गया, और वहाँ पर इस गणराज्य के रूप में एक नई सरकार का गठन हो चुका है। और वह सरकार किसके अधीन काम कर रही है, इन तीनों राष्ट्रों के अधीन काम कर, यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, उसकी प्रक्रिया, उसके फलस्वरूप, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या ये बन गया। और इन्होंने कब बना ली, फिर इन्होंने बना ली 7 अक्टूबर, देखो कितनी जल्दी रही है इनको, 1949। ठीक है,
यहाँ पर इन्होंने बना दिया जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, ठीक है, ये बन गया GDR। ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसलिए इसको ध्यान रखें। और ये बन गया फेडरल रिपब्लिकन ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो व्यक्तित्व हैं या ये जो डिवाइडेशन है, अब ये डिवाइडेशन 1949 से अपना काम करना चालू कर रहा है। यानी जब एकता की या किसी तरह के एकीकरण की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई, तो ब्रिटेन और फ्रांस और USA ने मिलकर अलग राजनीतिक दल स्थापित कर दिया जर्मनी में, जो उसके नियंत्रण क्षेत्र में था। यानी वो जो 3 भाग थे, उन 3 भागों में FRG के रूप में नई सरकार का गठन कर दिया गया। और जो शेष एक भाग जो USSR के पास रह गया था, उस भाग में उसने GDR यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्थापित कर दिया गया USSR के द्वारा। अब ये मतभेद जो था पहले वैचारिक था, अब राजनीतिक स्तर पर डिवाइडेशन हो गया, भौगोलिक आधार पर इसका डिवाइडेशन हो गया, और इन दोनों के बीच में जो तनाव चल रहा है वह तनाव भी आगे इसके एकीकरण में बाधा बन रहा है। तो फलस्वरूप इन दोनों के बीच FRG और GDR, मैं ग्रुप कह दूं इनको क्योंकि इनके लोग अलग अलग हैं, ग्रुप के बीच जो तनाव था उस तनाव ने भी यूरोप के एकीकरण में बाधा उत्पन्न की। यूरोप के एकीकरण में बाधा उत्पन्न की। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बाधाएं क्या जर्मनी की हैं आपस में? नहीं, जर्मनी को ये लोग हवा दे रहे हैं, यानी जर्मनी के तनाव को ये लोग हवा दे रहे हैं और जर्मनी के तनाव को यूरोप का तनाव बना रहे हैं यही लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम तीसरे कारण में, देख लें आप इसको एक बार। जब आप इनको सेंटेंस को पूरा लिख देंगे, कथन पूरा कर देंगे, तो आपका एक एक पैराग्राफ तैयार होता जाएगा। शॉर्ट में आप याद रखें, सेंटेंस तो आप बनाए देंगे, पहले भी आप हिंदी में पढ़ते आए, संक्षेप करना, संक्षिप्तीकरण और किसी चीज़ को वृद्धि करना। ठीक है, तो वृद्धिकरण और संक्षिप्तीकरण दोनों आप पढ़ते आए हैं, तो वो कला यहाँ काम आएगी। मैंने संक्षिप्त लिखा है, समझा दिया आपको, तो आप उसको अपने शब्दों में जब बड़ा करके लिखेंगे अपने नोट्स में, तो अपने आप बहुत अच्छा उत्तर सामने आएगा। आगे चलते हैं, जो दूसरा कारण था उसके बाद अब चलते हैं तीसरा कारण, बर्लिन संकट। जैसा कि आपको पता है कि बर्लिन जर्मनी की राजधानी रही है, राजधानी थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान या उसके बाद उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। वो क्यों किया गया, उसकी वजह ये सामने आ रही है अभी। देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उस समय जर्मनी का डिवाइडेशन हुआ, तो बर्लिन को डिवाइड नहीं किया गया था, बर्लिन को 4 महाशक्तियों को दे दिया गया या उनके निर्देशन में या उनके सुपरविजन में अच्छा प्रशासनिक माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी रखी गई कि ये 4 राष्ट्र मिलकर बर्लिन को अच्छे तरीके से चलाएंगे। और लेकिन हुआ इसका उल्टा। ठीक है, देखें कैसे। 4 महाशक्तियां मौजूद है जर्मनी में और बर्लिन में भी, और 4 महाशक्तियों में 3 एक तरफ है और 3 एक तरफ है। ठीक है, 4 महाशक्तियों में क्या है, मतभेद है। 4 महाशक्तियों में क्या रहे, मतभेद रहे।
और वो मतभेद रहे